बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीत के भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है और जाहिर सी बात है उसका एकमात्र कारण है सीएम चेहरा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उधर देखा जाए तो अजीत पवार भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं से मौका बने और मैं भी कहीं ना कहीं इस दावेदारी में पेश हो जाऊं। तो देखिए, हाल ही में जिस तरीके से देवेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री तय करना मुझे लगता है काफी ज्यादा आरएसएस पर निर्भर करता है। और जिस तरीके से मोहन भागवत से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। नमस्कार, मेरा आसमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते दिनों आ गए, जहां झारखंड में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने परचम लहराया, तो वहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने कमाल कर दिखाया। एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सब चौंकाने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी को जहां 132 सीटों पर जीत हासिल मिली, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिलती हुई नजर आई। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी को भी 41 सीटें मिली। इसके अलावा अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें और शरद पवार की पार्टी को 10 सीटें हासिल होती हुई नजर आई। महाविकास आघाड़ी पर भारी पड़ा महायुति गठबंधन, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि सरकार तो बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले अधिकतम सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई है। क्या ऐसे में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा पेच क्या महाराष्ट्र में फंसता हुआ नजर आएगा? क्या बनी बनाई सरकार भी हट सकती है? क्या बीजेपी को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? कई सवाल यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि महायुति गठबंधन से 3 मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन जहां दावेदारियां पेश की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यही चेहरे कहते हैं कि चुनाव लड़ा तो गया, लेकिन सीएम चेहरा उसी पार्टी से होगा जो अधिकतम सीटें जीतता हुआ नजर आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है। अगर हम अजीत पवार गुट की बात करें, एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार वो चेहरा, शिवसेना की बात करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे सामने आ रहे हैं। लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अब अपने उन बयानों से भी पलट रहे हैं जो चुनाव के दौरान वो बयान दे रहे थे। चुनाव से पहले जो एक बड़ा दावा कर रहे थे सीएम पद को लेकर, अब परिणाम सामने आने के बाद सारा फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया जाता है। आज देवेंद्र फडणवीस हो सकता है कि दिल्ली रवाना हो जाए, मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करते हुए दिखाई दे। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अपने अपने आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों संग बड़ी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। क्या अभी भी खेल हो सकता है? कई और सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है महाराष्ट्र में सीएम चेहरा अब कौन हो सकता है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, 3 नामों में से किस पर मोहर महायुति गठबंधन लगाता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए नाज़मीन, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीत के भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है और जाहिर सी बात है उसका एकमात्र कारण है सीएम चेहरा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उधर देखा जाए तो अजीत पवार भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं से मौका बने और मैं भी कहीं ना कहीं इस दावेदारी में पेश हो जाऊं। तो देखिए, हाल ही में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है जो मोहन भागवत हैं आरएसएस चीफ, उनसे होती है, उसके बाद से लगातार ये कह सकते हैं कि बातें खुलकर सामने आती है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आरएसएस ने चुनाव से पहले, नतीजों से पहले ही जो है मोहर लगा दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मान जाएंगे? क्या अजीत पवार पीछे हटने को तैयार है? ये तमाम सवाल है जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया, आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी में जहां एक तरफ सीएम पद को लेकर के पहले से ही होड़ मची हुई थी, बयानबाजी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ महायुति में कहा जा रहा था कि जीत के बाद, चुनाव के बाद, नतीजों के बाद जो है कहीं ना कहीं
जो विधायक हैं वो एक साथ बैठकर फैसला करेंगे कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में जरूर देखने को मिला और जाहिर सी बात है कि अब तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कह सकते हैं कि एनसीपी के हो या फिर शिवसेना के हो, तमाम विधायक और तमाम दल अलग अलग अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं और ये बैठक एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि शिवसेना कह सकते हैं कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और देखिए उन्होंने कल ही बयान दिया था जब नतीजे सामने आए थे, जब उनसे सीएम चेहरे को लेकर के पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस पर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विधायक मिलकर बैठकर फैसला करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जिसकी सीटें ज्यादा है तो वही और उन्हीं के पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा। शरद पवार की बात कर लेते हैं। शरद पवार ने तो एक वक्त पर राजनीति से संन्यास लेने की बात भी कर दी थी। अजीत पवार ने शरद पवार के समर्थन में ये तक कह दिया था कि अगर कोई उनका अपमान करेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो पार्टी का कोई यहाँ पर सदस्य हो या पार्टी से बाहर हो। सीधे तौर पर चैलेंज दे दिया था कि शरद पवार के साथ वो हैं। अब शरद पवार की बात करें, उनकी पार्टी 10 सीटों पर सिमट जाती है। क्या ये कारण हो सकता है कि ये फायदा अजीत पवार को मिलता हुआ नजर आया? जी देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो राजनीति बदली है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी खुले तौर पर कहा कि उम्मीद से बेहतर जीत मिली। तो कहीं ना कहीं इन नतीजों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और इस जो नतीजे सामने आए इसकी कल्पना ना ही महाविकास आघाड़ी ने की थी, ना कांग्रेस पार्टी ने की थी, ना शरद पवार और ना ही उद्धव ठाकरे ने। देखिए, उद्धव ठाकरे एक वक्त पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से उनकी पार्टी कह सकते हैं सिमटती हुई महाराष्ट्र में नजर आई, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल है उसमें जो आपसी कह सकते हैं कि जो रंजिश थी वो खुलकर सामने आई थी और जो तालमेल था वो बिगड़ता हुआ नजर आया। आप देखिए कि पहले चुनाव होते हैं, उसके बाद चुनाव से ठीक बाद नतीजों से पहले सीएम चेहरे को लेकर के लगातार बयानबाजी होती है। संजय राउत कुछ और बयान देते हैं, उधर देखा जाए कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी होती है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये पार्टियां भले ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इनमें जो है तालमेल नहीं है। और जाहिर सी बात है अगर ये जीत भी जाती हैं तो आने वाले समय में सीएम पद को लेकर के कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से और पूरे के पूरे महायुति ने ये चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है। और जाहिर सी बात है कि पहले आपको जो कह सकते हैं मैच है वो जीतने पर फोकस करना चाहिए, ना कि आपको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि डिप्टी सीएम कौन होगा और कह सकते हैं कि सीएम कौन होगा और इसका नतीजा हमें जमीनी तौर पर देखने को मिले। और भारतीय जनता पार्टी और पूरे महायुति को निश्चित रूप से सफलता मिली है। देखिए, एक और सवाल ये बन जाता है कि नामों की चर्चाओं में देवेंद्र फडणवीस आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बीजेपी जिस राज्य में चुनाव अभी तक जीतती हुई नजर आई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा ही क्यों ना हो, बीजेपी के जरिए जिन नामों की चर्चा होती है वो कभी भी आगे नहीं आते हैं और जो नाम नहीं दिखाई देते हैं वो उस पद पर विराजमान हो जाते हैं। राजस्थान में भजन लाल को आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में आपने मोहन सिंह यादव को और हरियाणा में नायब सिंह सैनी। ये वो चेहरे हैं जो कहीं तक नजर नहीं आ रहे थे और बीजेपी उन्होंने मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाती हुई नजर आई थी। क्या महाराष्ट्र में भी यही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं कि ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना देवेंद्र फडणवीस, कोई और चेहरा बीजेपी निकाल कर ला सकती है? जी देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। जाहिर सी बात है तमाम वो बड़े चेहरे थे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हुआ करते थे या बड़े पदों पे थे, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। और जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव को बनाया गया मुख्यमंत्री, वहीं बात करें विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में बनाया गया, उसके बाद भजन लाल शर्मा को राजस्थान में बनाया जाता है, नायब सिंह सैनी को हरियाणा में बनाया जाता है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री तय करना मुझे लगता है काफी ज्यादा आरएसएस पर निर्भर करता है। और जिस तरीके से मोहन भागवत से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका नाम आगे आ रहा है और कहीं ना कहीं उनके नाम पर लगभग मुहर लगती हुई नजर आ रही है।
अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे क्या कह सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस को कबूल करते हैं, क्या अजीत पवार पीछे हटने को तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस का जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दिखता है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महायुति हो, इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में बात करें, महाराष्ट्र में बात करें, या फिर हम बात करें हरियाणा में, आरएसएस ने कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतियां बनाई, चुनाव प्रचार किया, और तमाम तरह के जो भी सहयोग है वो आरएसएस की तरफ से दिए गए। इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम चेहरा है वो आरएसएस पर निर्भर करता है। देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी 132 सीटों पर चुनाव यहां पर जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप में इतनी मजबूत है कि अगर एक दल भी विरोध करता है तो फिर भी बीजेपी इतनी कमजोर नजर नहीं आएगी। अगर 100 सीटों पर सिमटती तो कहीं ना कहीं माना जा सकता था कि पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री चेहरे पर आखिरकार फैसला कब तक और कौन सा चेहरा महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या महाविकास अघाड़ी के जरिए कोई बड़ा खेल अभी भी किया जा सकता है? 2019 में जो बड़े सवाल खड़े किए गए कि रातों रात खेल हो जाता है और सीएम बदल जाता है, उद्धव ठाकरे से कुर्सी छिन जाती है, एकनाथ शिंदे यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अब क्या एकनाथ शिंदे फिर से, या देवेंद्र फडणवीस, या कोई और? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।